याद आ रहा है कि जब बहन जी यूपी की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने 1.25 लाख सफाई कामगारों की भर्ती परमानेंट की थी। कुमारी मायावती तो इन मनुवादियों से लड़ रही है, वो एकमात्र बहुजनों की नेता है। हम बहुजन खड़े हो गए और हम एक छत्र होकर बहन मायावती को जिताएंगे और इस देश की प्रधानमंत्री बनाएंगे। जब से मोदी ने कमान संभाली है तब से निवेशक परेशान है। पहले ना कोई कंपनी बंद हुई थी, ना कंपनी में दिक्कत थी। दिक्कत तब से है जब से मोदी आए हैं। जब से मोदी आए केवल तब से दिक्कत है। सरकार ने लाइसेंस दिया, चालू किया, इसके बाद जो है जब पैसा जमा करा लिया पीड़ित लोगों का, गरीब लोगों का, इसके बाद उसको जो है पैसा उनका कलेक्ट करके बंद कर दिया। वो एक मुकम्मल रूप से एक बेहतर लिविंग वेजेस मिले आर्टिकल 43 की तरह से हम इसको मांग करने आज भारत सरकार से आए, क्योंकि हमें उम्मीद ये जग गई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब आर्टिकल 43 के बाद 44 आता है, उसके तहत उन्होंने यूसीसी कानून बनाने की पहल की है। एक राष्ट्र एक कानून की बात करते हैं, तो हमने कहा कि भैया एक राष्ट्र एक पगार, एक नेशन एक वेतन। हमने मांग की कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री 44 से पहले 43 पे नजर मारेंगे। 43 में तमाम मजदूरों को लिविंग वेजेस देने का प्रावधान है। मिनिमम वेजेस का जमाना गया, अब आर्टिकल 43 को लागू करने का जमाना है। हमें भी बेहतर 40, 50, 60 हजार पगार मिलनी चाहिए, जिससे कि तमाम जो मजदूर चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, चाहे वो ठेकेदारी उस पे करते हैं, मस्टॉल पे काम करते हैं, चाहे वो डेली बेस पे काम करते हैं, चाहे परमानेंट एम्प्लॉई है, उनको एक राष्ट्र एक पगार उनको मिलनी चाहिए। पहले तो आपको 43 करना पड़ेगा ना। 43 आर्टिकल 43 में भारत का मजदूर वर्ग तैयार खड़ा है कि भैया हमें लिविंग वेजेस बोर्ड कब लागू करोगे, एक राष्ट्र एक पगार कब लागू करोगे भाई इस देश में। तो हम ये मांग करेंगे। क्या कारण है कि मजदूर सफाई कर्मचारी जितने भी लोग होते हैं वह सफाई का काम करते हैं और सफाई करते करते ही रिटायर हो जाते हैं और वहीं मर जाते हैं, फिर भी उनके बारे में कोई सरकारें नहीं सोचती। देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत भारी डिस्क्रिमिनेशन है। सफाई कामगार को छोड़ के जितने भी चतुर्थ श्रेणी की जितने भी रोजगार है, नौकरियां हैं, उसमें तमाम वो भले ही चाहे माली भर्ती हो, ड्राइवर भर्ती हो, चाहे वो पियोन भर्ती हो, वो तमाम वो लेकर के प्रमोशन लेकर के हर 5 साल में, या वो एजुकेशन ले ले, एजुकेशन के आधार पे प्रमोशन लेकर के अधिकारी तक रिटायर होने के प्रावधान है। लेकिन हमारा सफाई कामगार जब सफाई कर्मचारी भर्ती होता है तो उसको किसी भी हालत में कोई प्रमोशन नहीं है और वो सफाई कामगारी भर्ती होता है और सफाई कामगारी पूरी सर्विस करते हुए रिटायर होता है। तो ये बड़े शर्म की बात है, जब आजाद भारत है, जब आर्टिकल 14 जब कहता है विधि के समक्ष सब नागरिक बराबर हैं, तो विधि के समक्ष हम सफाई कामगार भी तो आते हैं भाई। हमें क्यों नहीं आप भर्ती करके, हमें स्किल्ड करके, हमें पढ़ा लिखा करके, हमें क्यों नहीं तुम प्रमोशन दोगे, हमें क्यों नहीं तुम सरकार में बड़े बड़े अधिकारी के रूप में हम वहां रिटायर होंगे, क्यों नहीं हमें दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, पेंशन हमारी हायर मिलेंगी, हमें ग्रेजुटी और दूसरे प्रावधान क्यों नहीं मिलेंगे। तो यही हम मांग करने हम हर साल इस सफाई मजदूर दिवस के दिन हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि 1957 में देखिए एक लड़ाई हुई थी। 1857 में माता दीन भंगी के नेतृत्व में जो इस देश की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो भी हमने लड़ा था, और दूसरी लड़ाई हुई थी इस देश के पचकुया रोड पर, इस दिल्ली के अंदर हुई थी 1957 में, जिसमें कि वो भी हमारे शहीद भूप सिंह ने, सफाई कामगार नेता, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उन्होंने आहुति दी और हमारे सफाई कामगारों की आवाज उठाई। तो दोनों लड़ाई, दोनों अधिकारों की लड़ाई, इस देश को आजाद कराने की और इस देश के सफाई कामगारों के अधिकारों की लड़ाई, दोनों इस देश के सफाई कामगारों महान नेताओं ने लड़ी और दोनों ने कुर्बानी दी। एक फांसी पे चढ़ा और एक गोली से मारा गया। जी देखिए विश्वास तो हमें किसी पे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को हम एक छत्र वो देते रहे, वोट देते रहे, 60 साल शासन करवाया और उसके बाद इस देश की कांग्रेस सरकार ने हमें ठेके पे भेज दिया। इस देश में निजीकरण लाने वाली कांग्रेस है, इस देश को संविधान तोड़ने वाली कांग्रेस है। उसने इसमें संशोधन करे, इस देश के संविधान को लागू नहीं किया और हमें ठेके पे भेज दिया। हमारी जो पक्की नौकरियां होती थी, सरकारी क्षेत्रों में पक्की नौकरियां होती थी, अब हम ठेके पे काम करने को मजबूर है। ये कांग्रेस जिम्मेदार है। और अब जो बीजेपी है, आरएसएस की बी टीम, ए टीम कांग्रेस, बी टीम बीजेपी, अब वो इस देश को बेच रही है और हमें ठेके पे भी नहीं छोड़ रही। ठेकेदार हमारा शोषण कर रहे हैं और हम 5,000, 7,000, 10,000 पगार लेकर के हम शोषण का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, वो कहती है मैं बहुजनों के लिए बहुत सारा काम करूंगी, वाल्मीकि समाज के लिए लगातार काम करूंगी, बाबा साहब का फोटो भी अपने ऑफिसों में लगाती हैं, तो अब वो वाल्मीकि समाज के लिए भी बहुत बड़ा काम करने वाली है। देखिए वो आरएसएस की सी टीम है, ए टीम कांग्रेस, बी टीम बीजेपी और सी टीम आम आदमी पार्टी।
झाड़ू का निशान लेकर के उसने हमें गुमराह किया और हमारे तमाम सफाई कामगारों का शोषण किया। यहाँ तक कि केजरीवाल इस देश का पहला नेता हो गया है जिसने डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म किया है इस देश के दिल्ली सरकार के संस्थानों में से। वो पहला ऐसा आदमी हो गया है जिसने हमारे कोरोना में 44 सफाई कामगारों की मृत्यु हुई, वहां सफाई सैनिक जो लड़ते हुए कोरोना से एक को भी 1 करोड़ रुपया नहीं दिया, और दूसरी जातियों के पुलिस वाले और दूसरे जो वो कोरोना में डेथ हुई उनके घर जा जाकर के 1 करोड़ रुपए दिए। ये एक नंबर का जातिवादी आरएसएस का, एक नंबर का मोदी से बड़ा ये आरएसएस का आदमी है, ये सबसे बड़ा। बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी, उसके अलावा कोई नहीं है। सिर्फ एकमात्र नेता है जो कि हमारी लड़ाई को थामे बैठी है, जो हमारी लड़ाई को लेकर के बैठी है। जिस दिन इस देश से बहुजन मूवमेंट और खत्म हो गया, बहन मायावती कमजोर हो गई, उस दिन हमें थोड़ा बहुत जो मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। एकमात्र नेता काम बहन जी ने करा है जो आपको याद आ रहा है इस वक्त? देखिए, आज की तारीख में तो ये याद आ रहा है कि जब बहन जी यूपी की मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने 1.25 लाख सफाई कामगारों की भर्ती परमानेंट की थी, जिसकी वजह से आज भी सफाई कामगार वहां परमानेंट वो पक्की तनख्वाह ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। आज सफाई कर्मचारी दिवस के दिन हमें बहन जी का वो शासन याद आ रहा है कि जब उन्होंने 25 लाख से ज्यादा, चाहे वो 4th क्लास कर्मचारी हो, पुलिस वाले हो, शिक्षक हो, सफाई कामगार हो, प्रोफेसर हो, जो भी हो, उन्होंने भर्ती किए थे, वहां पक्के किए थे। और बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है। अगर बहन जी जैसी प्रशासक इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत हो जाएगा, इस तरह से हमारी बहन बेटियों को नंगा नहीं घुमाया जाएगा, इस तरह से कोई भी जलील आकर के हमारे आदिवासी के ऊपर पेशाब नहीं कर पाएगा, इस तरह से कोई आकर के कोई भी ठेकेदार हमारे मजदूरों का शोषण नहीं कर पाएगा। आज आपको पता, ठेकेदार की नौकरी देने के लिए 20-20 हजार से लेकर के 1-1 लाख रुपए घूस मांग रहे हैं, घूस लेकर के वो हमारे ठेके की नौकरी दे रहे हैं। तो आज ये लॉ एंड ऑर्डर लचर हो गया है। आज इस देश में कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। तो हमें आज बहन जी की तमाम चीजें याद आ रही हैं, इसलिए हम यहाँ पर आकर के कह रहे हैं कि हमें बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। आप कह रहे हैं बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन तमाम लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है मायावती। देखिए, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की ए टीम है, बीजेपी की कह रहा हूँ आरएसएस की ए टीम, सबसे बड़ी ए टीम, बड़ी बेटी है कांग्रेस, और दूसरी बी टीम है जो दूसरे नंबर की बेटी है वो बीजेपी है, और तीसरे नंबर का जो बेटा उनका पैदा हुआ है उनका आरएसएस का, वो केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी, ABC। ये है बहन कुमारी मायावती, तो इन मनुवादियों से लड़ रही है। वो एकमात्र बहुजनों की नेता है, इस देश के 85% का वो प्रतीक है, सम्मान है, और उस लड़ाई को लेकर के चल रही है। तो ये कहने वाले कहते हैं, देखो कोई भी अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को कोई ये तो नहीं कहेगा बहुत ताकतवर है, इसीलिए जो दुश्मन है, जो आरएसएस वाले हैं, आरएसएस के पिट्टू है या आरएसएस के एजेंट है, वो कहते हैं, बहन जी को बदनाम करते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम होती तो अभी मुखर रूप से आज पता चल रहा है ना बीजेपी की कौन टीम है। वो देख रहे हैं जो तेलंगाना में मिलने जा रहे हैं उन ब्राह्मणों से, वो देख रहे हैं वो कौन मिलने जा रहे हैं जो उनके बीजेपी के पीछे लगे, जो कांग्रेस के मनुवादी, जो राहुल गांधी, जिन्हें उधारी राहुल गांधी के पीछे लगे हुए हैं। एकमात्र बहन जी जो अकेले मोर्चा संभाले हुए, इस देश के मेहनत कशों के 85% बहुजनों का मोर्चा संभाले हुए बहन मायावती अकेले मुखर रूप से लड़ रही है। ये तो दिखाई दे रहा है ना, अब पता चल रहा है ना कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है और कौन उनका प्रतिद्वंदी है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है, इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहन जी में पहले जैसा जोश नहीं है, जो पहले चिल्ला के बोलती थी, अब कमरों से बाहर नहीं निकलती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरी एज है, आज मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। जब मैं 10 साल बाद 65-70 साल का हो जाऊंगा तो मेरी आवाज भी कम हो जाएगी। बहन जी जब अपनी जवानी में थी, उन्होंने पूरी शक्ति से अपने सिर्फ जोर की चिल्लाए नहीं, उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया हमारे लिए। उनके नाम के आगे कुमारी लिखा, उन्होंने अपना परिवार नहीं बनाया, उन्होंने शादी नहीं की हमारे लिए, महान कुर्बानियां की हैं। आज उनकी ऐसी उम्र भी तो है ना कि उस उम्र में वो कम से कम, उनकी आवाज हर आदमी की होती है कि थोड़ा धीरे संयम से बोलते हैं। मजी हुई खिलाड़ी है, राजनेता है, वो अपनी बात को रख रही है और उसकी धीरे आवाज को भी, एक ट्वीट को भी पूरी दुनिया सुनती है। वो भी एक एटम बम की तरह गिरता है, पूरे शासन प्रशासन विपक्षी सब उसको सुनते हैं और कार्रवाई होती है। 24 में कौन आएगा? देखिए, इस समय बहुजनों का राज आएगा। इस देश की पहली 75 वर्षों बाद, इस देश की डेमोक्रेसी लागू होने के 75 वर्षों बाद, इस देश में पहला दलित प्रधानमंत्री इस देश की नई संसद में बहन मायावती के रूप में शपथ लेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं और पूरी शक्ति से पूरे देश में बहुजन खड़े हो गए। जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माया सरकार की पूरा बिगुल बच चुका है, तमाम बहुजन खड़े हो गए और हम एक छत्र होकर बहन मायावती को जिताएंगे और इस देश की प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये शोषित पीड़ित जनता को न्याय दिलवाएंगे।